मेरा नाम मुबशर वसीम है और मैं आपको अपॉइंट किया गया हूँ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए। एज फar कंसर्न विद दिस कोर्स, ये बेसिक मैनेजमेंट का कोर्स है जिसके अंदर हम कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बिजनेस प्रैक्टिसेस, कुछ एग्जाम्पलिफिकेशन और कुछ बिहेवियरल साइंसेस के सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। अब जहाँ तक सवाल है, मैं आज का जो पहला सेशन है उसमें आपके साथ सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। आई होप कि आप ये स्क्रीन देख रहे हैं इस वक्त आपके सामने। आपके सब्जेक्ट का नाम टॉप पे लिखा हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। मेरा नाम मुबशर वसीम है और मैं इस सब्जेक्ट का आपका इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं आज के सेशन के जो आउटलाइंस हैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ। जो आउटलाइंस इस वक्त आपके सामने मैं रखता हूँ, इसके अंदर देखिए लेक्चर के कंटेंट्स क्या हैं। आज आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आप ये जानते हैं कि जो फर्स्ट लेक्चर होता है इसमें स्टूडेंट को सब्जेक्ट के साथ इतनी ज़्यादा वाकफियत नहीं होती। ये बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे कि कोई शख्स किसी शहर में नया हो। लेट्स सपोज यू मूव टू न्यूयॉर्क और मैं आपको वहां पर कहता हूँ कि चलो यार आपका फर्स्ट डे है, मैं ज़रा आपको एक शहर का चक्कर लगवाता हूँ। तो आपको मैं कहता हूँ जी ये मैनहट्टन सिटी है, ये जो है आपका न्यूयॉर्क म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, ये जो है आपका जनाब रॉन कॉन कमा है। तो आपको तकरीबन चीज़ें ज़रा थोड़ी नई लगेंगी और एक जैसी भी लगेंगी, लेकिन थोड़े अरसे बाद आपको पता चलेगा कि इनमें क्या फ़र्क है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है, तो आज हम ऐसा ही कर रहे हैं कि यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के कंटेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट नया है, टीचर ही सब कुछ है, तो टीचर से इंट्रोडक्शन हो जाए। इसके बाद कोर्स से इंट्रोडक्शन हो जाए, पेपर पे बात हो जाए, थोड़ी सी ये बात हो जाए कि स्टूडेंट्स क्यों फेल हो जाते हैं, क्या खामियां हैं जिनको हम ओवरकम कर लें तो हम जो है सक्सेसफुली इस कोर्स को पास कर जाएंगे, और टीचिंग मेथडोलॉजी हमारी क्या होगी। ये आज के लेक्चर के अहम नुकात हैं। लेकिन ये लेक्चर बावजूद इसके कि इसके अंदर कोर्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये अपनी जगह बड़ी अहमियत रखता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी भी किताब के स्टार्ट का जो पहले चंद पेजेस होते हैं वो किसी जगह एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है कि इसमें है क्या। तो ये बिल्कुल मेरे कोर्स का एब्स्ट्रैक्ट है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस लेक्चर की जो आउटकम होगी वो ये है कि हम वो रास्ता तलाश करें जिसकी मदद से हम इस कोर्स को क्वालिफाई कर सकें, वो मोटिवेशन ला सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपके सामने रखता हूँ। मेरा नाम आपने सुन लिया, मुबशर वसीम है। I have done masters in economics first and then done MBA in marketing, and both from BZU Bahauddin Zakria University Multan. It is year 2000 near about. Then I have done MS in business management, and I have also done masters in computer science and MS in IT. So you see, my qualification is little diversified. बट जब हम प्रोफेशनल क्लासेस को पढ़ाते हैं जैसे कि ACCA, CA या CMA, तो यहाँ पे जो कोर्सेज का मैग्नीट्यूड होता है उसके अंदर ये हमें चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं। मिसाल के तौर पे जब हम क्वालिटी इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वहाँ IT बड़े सपोर्ट करती है, क्योंकि वहाँ हम इंफॉर्मेशन सिस्टम क्वालिटी इंश्योरेंस पढ़ चुके होते हैं। जब इन्वायरमेंट की बात आती है तो इकोनॉमिक्स बड़ा सपोर्ट करती है मुझे, और जब मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स की बात आती है तो बिजनेस मैनेजमेंट सपोर्ट करती है। तो इस तरह आपको जो पैराफेमिलिया है वो काफ़ी हद तक पता चल जाता है बिजनेसेस का मॉडर्न वर्ल्ड के हवाले से। बहरहाल आगे चलते हैं। जहाँ तक मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, आई हैव डन आई हैव टॉट टीचिंग फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। लास्ट 18 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर जो
आप देख रहे हैं कि सीए के कुछ कोर्सेज नज़र आ रहे हैं, कैफ 2 है, कैफ 4 है, एसीसीए का अकाउंटेंट इन बिजनेस है। ये मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं जो ऑनलाइन मैं पढ़ाता हूँ, और इस जो कंपनी है नियर पेयर उसकी तरफ से। उसके अलावा सीएफई में सीए को पढ़ाता हूँ, और अगला इंसिग्निया आप नीचे देख रहे होंगे, मोर लाइट्स। ये जो है ये जीसी यूनिवर्सिटी का है, फैसलाबाद का, जहाँ मैं अपॉइंटेड रहा हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर 3 इयर्स। और माय फैमिली सेटल्ड इन लाहौर, सो देयरफॉर मैं वहाँ ज़्यादा नहीं रह सका। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में मैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, और मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं सीनियर लेवल पे, वो मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी एंड यूसीपी वगैरह में पढ़ाता हूँ। तो ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ज़्यादा मेरी जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो सीएमए, सीए, सीमा एंड एसीसी वगैरह का है। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ कोर्स के हवाले से। देखिए, आप जब अपने कोर्स के हवाले से बात करते हैं तो सीएमए क्वालिफिकेशन के जो लेवल हैं वो 3 हैं। वन बाय वन देखें तो पहले ऑपरेशनल लेवल है, फिर मैनेजरियल लेवल है, फिर स्ट्रेटेजिक लेवल है। ये तीनों चीज़ें आप जानते होंगे। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये है आपका ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल में जो है 2 लेवल्स हैं। 6 मंथ टारगेटेड टाइम है इन्हें अचीव करने के लिए। तो पहला काम आप कर चुके हैं, इस वक्त हम लेवल 2 पे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपका 4th कोर्स है इसके अंदर, जिसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 4 to 6 मंथ में क्वालिफाई करेंगे। तो इस लेवल पे इस वक्त हम जो है वो मौजूद हैं। अब जहां तक सवाल है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट का, तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट फर्दर 3 एरियाज में ब्रोकन है। इन 3 एरियाज में जब आप बात करते हैं तो सबसे जो आपको पहले नजर आता है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। देखिए, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट की जब आप बात करते हो तो ये बेसिकली बुनियादी असूल हैं, प्रिंसिपल हैं, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम चीजों को मैनेज कैसे करते हैं। यानी ये कॉन्सेप्चुअली आप ये कह सकते हो कि मैनेजमेंट के थॉट्स हैं। तो यहाँ पे हम सीखते हैं वो प्रिंसिपल्स जो कि एक बिजनेस मैनेजर को आने चाहिए, और एज अ प्रोफेशनल थ्रू आउट द लाइफ ये बुनियादी असूल उसके जहन में रहने चाहिए, ताकि जो भी सिनेरियो प्रैक्टिकली वो फेस कर रहा हो उसे पता हो कि मैंने इसे किन असूलों पर मैनेज करना है। जहन में ये रहना चाहिए कि ये असूल जो हैं ये पहले नहीं बने, दुनिया पहले बनी है, बिजनेस वर्ल्ड पहले बना है, और हमने एक्सपीरियंसेस एंड वर्किंग्स से ये असूल ड्राइव किए हैं। फिर आगे चलते हैं तो उसका दूसरा पार्ट आ जाता है मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स। देखिए, जब आप मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, एक कामयाब इंसान कौन है जो अपने रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ा सके। और जो बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की लेटेस्ट रिसर्च है उसके अंदर भी ये है कि कोई भी बिजनेस प्रॉफिटेबल उस वक्त होता है जब वो अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को 3 इयर्स से भी अबव प्रोलॉन्ग कर चुका हो, तो वो पीक पे जाता है। तो लिहाजा रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक बड़ा अहम एरिया है। ये एरिया सीखने के बाद इंसान जो है ना सिर्फ उसकी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि उसकी जो सोशल लाइफ है या उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर भी एक चेंज आना चाहिए, यानी शख्सियत बदलनी चाहिए उसकी। वो इस हवाले से कि देखिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप गौर करें तो आपको अपने सीनियर्स के साथ काम करना और उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप डेवलप करना है। इसी तरह आपके अंडर भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे, आपको एक टीम मिलेगी, उनको भी आपको अच्छे रिलेशनशिप्स बनाकर चलना होगा। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको अपने को वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट भी करना होगा, और उस कोऑर्डिनेट करने के लिए ज़रूरी होगा कि आपके पास नेसेसरी स्किल्स हों ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट के हवाले से। फिर हमारी पर्सनल लाइफ देख लीजिए, आगे चल के फ़िलहाल तो हमारे बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, आगे चल के एक मैरिटल लाइफ भी हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे। वहाँ पे भी हमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट अगर आती होगी तो हम ज़िंदगी में भी कामयाब रहेंगे और प्रोफेशनल लाइफ में भी कामयाब रहेंगे। इसलिए इस कोर्स की बड़ी अहमियत है, ना सिर्फ
नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि हमारी अमली जिंदगी के एतबार से भी। अब देखिए, जो तीसरा मामला है वो है ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए, दुनिया का आज जो सूरत हाल है, क्या आप किसी भी एंटिटी को माहौल से अलहदा कर सकते हैं? कोई एंटिटी से मुराद यहाँ इंसान ले लीजिए, बिजनेस ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, क्या हम उसको जो है माहौल से अलहदा कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली आप माहौल से अलहदा नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट से अलहदा नहीं कर सकते। जैसे बिजनेस वर्ल्ड है, आपको बिजनेस या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इन्वायरमेंट से कम उसका इतना ताल्लुक तो रहेगा कि जो इनपुट है वो इन्वायरमेंट से आनी है और जो आउटपुट है वो भी इन्वायरमेंट में जानी है। लिहाजा इसको अपने माहौल से अलहदा किया ही नहीं जा सकता। इट इज कनेक्टेड विद इट्स इन्वायरमेंट एंड एवरीबॉडी, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स, ग्रुप, फर्द हो, अफराद हो, ग्रोह हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, माहौल से मुतासिर जरूर होते हैं। तो ये तीसरा एरिया है और बड़ा अहम एरिया है कि जो बिजनेस एग्जेक्टिव इन्वायरमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, जो एग्जेक्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करके स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिसीजन लेने की पोजीशन में फिर वो आ जाते हैं। और ऐसे लोगों को अशद ज़रूरत होती है इंडस्ट्री को, हमारी फर्म्स को, मल्टीनेशनल को, ताकि हमारी जो की पोस्ट हैं जो हमेशा आम तौर पे खाली होती हैं, उसकी वजह उस लेवल के लोग इतने इजीली दस्तयाब नहीं होते। और अगर ये आर्ट हम सीख जाते हैं तो फिर हम काफ़ी अपर लेवल तक अपनी पोजीशन रिटेन कर जाते हैं। तो ये इसके तीन हिस्से हो गए। पहला हिस्सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम असूल सीखेंगे, इसको हमने इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट रखा है। दूसरा हिस्सा जिसमें हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट या मैनेजमेंट रिलेशनशिप आपको सिखाएंगे, और तीसरे हिस्से में हम आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे। अब हम चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। सबसे पहला मैं लेता हूं इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। देखिए, जब आप इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जिस चीज को पेश नजर रखेंगे वो है सबसे पहली चीज मैनेजमेंट डेफिनेशंस एंड फंक्शंस। यहाँ पे मैनेजमेंट डेफिनेशन एंड फंक्शंस को जब आप देख रहे हो तो देखो, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि मैनेजमेंट किसको कहते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। ये सबसे पहली बात है। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक तरीका है, एक मेथड है। किसी को आता है, किसी को नहीं आता। बड़े यूनिक इंसान होते हैं जो ये सीख जाते हैं। फिर हमें काम दूसरों से लेना होता है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी पावर कितनी है, हमारी अथॉरिटी कितनी है। देखो बेटा, पावर और अथॉरिटी दोनों में फर्क होता है। ये हम आगे चल के बयान करेंगे। पावर गेन की जाती है अपनी समझदारी से, अपनी इस्तेदाद से, अपनी डिप्लोमेसी से, अंडरस्टैंडिंग से, और अथॉरिटी जो है वो असाइन की जाती है स्ट्रक्चर के मुताबिक। दोनों को देखना होगा। फिर देखिए, एज अ लीडर हमें पावर डेलीगेट करना पड़ती है, दूसरों को अथॉरिटी देना, पावर देना, और फिर उनसे काम लेना। एक बात ये भी याद रखनी है, पावर और अथॉरिटी दोनों में फर्क होता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क होता है। जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, याद रखो, अथॉरिटी जितनी बढ़ेगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये बड़ा अहम टॉपिक है, हमने डेलीगेट कैसे करना है। और आखिरी टॉपिक जो है वो है ह्यूमन रिलेशन स्कूल्स एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, कि ह्यूमन रिलेशन स्कूल क्या है, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इनको हम देखेंगे। अब देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक आएगा बड़ा अहम टॉपिक है। इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट्स ऐड नहीं किए, लेकिन ये दो ही कंटेंट बनाते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी द मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव कैसे होती है, और थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप की अहमियत अपनी जगह है। उसकी वजह यह है, एक तरीका तो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए मैं आपका बॉस हूँ, मुझे आपका जो है वो मैनेजर लगाया गया, आप मेरे सबॉर्डिनेट हैं। मैं बड़ी आसानी से बात कर सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आपको हुक्म दूँ कि चलो ये काम करो, चलो ये काम करो। आप वो काम करते चले जाते हैं। ठीक हो गई जी बात। लेकिन इस बात को पेश नज़र रखिए कि हम बाज़ औक़ात ऐसा ज़रूरी होता है कि हम बजाय अथॉरिटी के अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें।
अपना नॉलेज इस्तेमाल करें और दूसरे की शख्सियत पर अपना तासुर छोड़ दें। दूसरे की शख्सियत पर अपना तासुर छोड़ना यानी इन्फ्लुएंसिंग द अदर पर्सन इज कॉल्ड लीडरशिप स्किल। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर मैं हुक्म देता हूं तो आप मजबूर हैं, आपको मेरा हुक्म सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर लेता हूँ, आपकी शख्सियत को मैं अपने कंट्रोल में कर लेता हूँ वाया माय नॉलेज, वाया माय डिफरेंट बिहेवियर, तो फिर ये रिश्ता मैनेजर और बॉस का नहीं रह जाता। ये आपने हमारी रिवायती कल्चर में देखा होगा, एक पीरी और मुरीदी का रिश्ता होता है। जो पीर साहब होते हैं ना, वो रात को 9 बजे भी कोई काम कहे तो मुरीद करता है, लेकिन जो ऑफिसर होता है उसका काम सुबह 8 से शाम 5 से 6 बजे तक ही होता है, उसके बाद दोनों अलहदा हो जाते हैं। तो ये बड़ी अहम बात। अब यहाँ पे एक बात जो बड़ी पेश नज़र है वो ये है, जो आपके पेश नज़र है वो ये है कि जब हम इस चीज़ को पेश नज़र रखते हैं कि दूसरा जो एरिया है हमारा, और दूसरा एरिया हमारा जो है वो है आपके सामने इसका तीसरा कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का, उसमें की कॉन्सेप्ट्स है मैनेजमेंट के। ये जो की कॉन्सेप्ट्स है मैनेजमेंट के, इसके अंदर आप याद रखिए कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे एक मैनेजर का रोल क्या होता है, वो रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करता है, वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जाके एज अ स्पोक्स पर्सन कैसे काम करता है। ये बड़े अहम मामला है। फिर यहाँ मैनेजमेंट लीडरशिप का एक रिलेशनशिप है कि जो लोग लीडरशिप स्किल रखते हैं वो मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उनका क्या फ़र्क है। ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कहते हैं कि आज के ज़माने की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे मेटल की तरह हार्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे लिक्विड की तरह सॉफ्ट होना चाहिए। क्योंकि जैसे हालात हों वो अपने आप को बिल्कुल वैसे ही कन्वर्ट कर ले, जैसे हालात हों बिल्कुल अपने आप को उसी शक्ल में बना ले, ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो सके कि माहौल के बदलने के साथ ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बदल सकती है, चेंज कर सकती है। सर्वाइवल का तरीका ही यही है कि अपने आप को माहौल के मुताबिक जो है वो चेंज करें। अच्छा, और फिर इसके बाद एक चीज़ जो आ जाती है वो है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ साथ आपके ग्रीवेंसेस कैसे, देखिए एम्प्लॉयज़ के ग्रीवेंसेस रिजॉल्व करना भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। ये क्या मामलात हैं, कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। और एक बड़ा अहम लॉ है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये लॉ इसलिए बना है कि बना तो वैसे बेसिकली इट्स रन फ्रॉम अमेरिका, जहाँ पे जॉब में गोरों को प्रेफर दीजिए किया जाता था और जो है काले उनको प्रेफर नहीं करते थे। तो फिर ये लॉ बनाया गया कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इसी हवाले से कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीफिकेशंस ऑफ लॉज हैं, चूँकि इसकी वजह आखिरी पॉइंट नीचे देखिए डाइवर्सिटी। देखिए जब डाइवर्सिटी होगी तो डाइवर्सिटी हमेशा जो है ये हमें लेके जाती है कि कहीं एक वर्किंग इन्वायरमेंट में एक अरेबिक इंसान है, एक काला है, एक गोरा है, एक इंडियन है, तो इस तरह डिफरेंट लोग जो हैं होते हैं। तो ये जो है आप उनको टैकल करते हैं, कैसे मैनेज करेंगे, एक अरेबिक है, एक नेपाली है, एक पाकिस्तानी है, तो डाइवर्सिटी को कैसे हैंडल करना है आपने। ग्रेवेंसेस, आप बेटा ग्रेवेंस आपका सवाल है, ग्रेवेंसेस क्या होते हैं, ग्रेवेंस क्या होता है। देखिए आपकी एक नाराजगी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन से, लेट्स सपोज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी और इंक्रीमेंट पे हो जाती है, इसको हम नाराजगी कहते हैं। तो ग्रेवेंस को कैसे डील करना है, ग्रेवेंसेस को कैसे रिजॉल्व करना है, एम्प्लॉय के साथ कैसे निगोशिएट करना है, उसकी क्या स्टेजेस है, इसको हम ग्रेवेंस कहते हैं। होप द क्वेश्चन इज आंसर्ड। अच्छा बच्चों, अब ये जो चीज़ है ये हमने की इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो आज तो सिर्फ मैं इन पॉइंट्स को सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ कि कोर्स आउटलाइन में है क्या क्या। फिर तो जाहिर बात है आगे चल के मैं एक एक टॉपिक को अलग अलग डिटेल में जब डिस्कस करूंगा और सेवरल फॉर्ड्स हम उस पर बात करेंगे, तो फिर तो ये और क्लियर हो जाएंगे। आज सिर्फ आपको मैं विजिट करा रहा हूँ। अब जो आपका नेक्स्ट चीज आ जाती है वो ये आ जाती है, जो इससे आगे बढ़ा जाए और बात की जाए आपके जो है वो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना,
ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या एम्प्लॉय की तरफ से। ठीक होगी ना बात? तो ये चीज होगी। हाँ, नाराजगी, सही आप कह रहे हैं, ग्रेवेंस नाराजगी को कहते हैं, शिकायत को कहते हैं, सही कह रहे हैं आप। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ दूसरे एरिया की तरफ। दूसरा एरिया जो है आपका वो है, जिसको हम सेकंड इसका कह सकते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट का हिस्सा है वो है मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स। देखिए यहाँ पे एक बात है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल्स की। हम जब मैनेज कर रहे होते हैं अपनी वर्किंग इन्वायरमेंट को, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी वक्त ऐसा हो सकता है कि आपके कंट्रोल से बाहर जा सकती हैं। तो हम पहले उन पे चेक लगा लेते हैं कि अगर ये बाहर जाएं तो हमें इंटीमेट हो जाए या करेक्टिव एक्शन ले लें ताकि वो वापस आ जाए। तो इसलिए कुछ कंट्रोल्स रखे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ थ्योरीज ऑफ कंट्रोल हैं जिस हवाले से हम पढ़ेंगे। जैसे कंट्रोल रिलेटेड विद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, कोई वर्कर वेस्ट ज्यादा जनरेट कर रहा है, कोई वर्कर टाइम पे नहीं आ रहा। अच्छा, तो हम उसको पहले से कंट्रोल कर लें कि भाई रिसोर्सेज वेस्ट करने के लिए नहीं है, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो इसके लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर बना दें। अब आगे आ जाता है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू। देखिए, जब आप हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हो रही है, डिफरेंट इश्यूज हैंडल हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर कर हाई कर देती हैं। कोई लिक्विड लुब्रिकेंट गिरा हुआ है फर्श पे, कोई ऐसी चीज़, कोई केबल्स हैं जो प्रॉपरली ट्रेबल्ड नहीं है, टेप्ड नहीं है, तो ये खतरा हो सकता है। तो हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ एम्प्लॉय की सेहत को किसी भी किस्म का कोई खतरा ना हो। तो यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी, हाँ अगर कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, इसके मल्टीपल साइड इफेक्ट्स हैं। साल के तौर पे इसका साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का इमेज हर्ट हो सकता है, मीडिया फेस करना पड़ सकता है। इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे चलेंगे जब आगे यहाँ पे मेनली लीडरशिप थ्योरीज तो हम पहले से पढ़ाएंगे, लेकिन लीडिंग को मैन हम रिलेट करेंगे मोटिवेशंस के साथ। देखिए, मोटिवेशन बड़ा अहम टॉपिक है। इस हवाले से अहम है कि जैसे आप सब बच्चे जानते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अमली ज़िंदगी में चलते चलते किसी जगह पर जो है वो रुक जाता है या मायूस हो जाता है। ये आपका छोटा भाई हो सकता है, आपका सबऑर्डिनेट हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है। तो वहाँ ज़रूरत होती है उसको मोटिवेट करने की। और एक और बात, अपने आप को भी मोटिवेट करना होता है। इसलिए हम यहाँ पे आपको मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाते हैं, ताकि आप खुद भी अपने आप को मोटिवेट कर सकें, अपने आप को एनर्जी में रख सकें और दूसरों के लिए भी आप एक नेकी का काम करते रहें। अब आगे आ जाता है बेटा, जैसे जिसको हम कहते हैं मेंटोरिंग। ये भी एक आर्ट है। मेंटोरिंग क्या होती है? जब कोई शख्स किसी फील्ड में नया आता है तो हमें उसकी मदद करनी होती है, उसे समझाना होता है कि इस फील्ड में क्या काम है, कैसे होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप एज एन इंटरनल ऑडिटर काम शुरू कर दें कहीं, तो किताबों में लिखा है, लेकिन अमली ज़िंदगी में थोड़ा सा तो फ़र्क होगा मुशाहदे का, काम का। तो उसको समझाने के लिए कोई ऐसा शख्स हो जो उस फील्ड में बड़े साल गुजार चुका हो और वो आपको समझा सके कि इस फील्ड के क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं। फिर एक बात जिसकी आज बड़ी अशद ज़रूरत है पूरी दुनिया को, वो है एथिक्स। एथिक्स, बिजनेस एथिक्स। क्या बात है कि हर बात कानून नहीं हमें रोक सकता, कुछ बातें ऐसी जो अखलाकियात हमें रोकेगी। तो हम इस पे बात करेंगे एथिक्स क्या है। और CSR आप समझते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये बात मैं पहले आपसे कर चुका हूँ कि कस्टमर रिलेशनशिप्स को जितना प्रोलॉन्ग किया जाए उतना ही ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। रिलेशनशिप बाज़ औक़ात लगता है कि हम खामखा प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस वर्ड चलता ही रिलेशनशिप की बुनियाद के ऊपर है, अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे। तो हमें ये सीखना पड़ता है हाउ टू मैनेज द रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। इसके बाद आप जानते हैं कुछ कंपनीज होती हैं जिनको हम कहते हैं, यू कैन से दैट जॉइंट स्टॉक कंपनीज, या आप ऐसी कंपनीज कह दीजिए, अगर आप अभी नहीं जानते तो आप इन्हें ये कह दीजिए कि ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेच रखे हैं, यानी इनके
हिस्सादार काफ़ी ज़्यादा हैं, इनके पार्टनर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इनको चलाने के लिए हमने कुछ गवर्निंग प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं कि इनको कैसे चलाना चाहिए। तो ये बड़ी अहम है। तो इसलिए गवर्नेंस जो है, यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी को चलाने के कुछ असूल हैं। मैं अभी सवाल आया एक बच्चे को, उसको समझाने के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि अम, आसान वर्ड्स में कि ये असूल बताते हैं कि हमें हर सूरत एक फिक्स टाइम के बाद एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्हें भेजनी है। ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों भेजनी है? ताकि उन्हें पता चलता रहे हम क्या काम कर रहे हैं, पैसा उनका है, जो शेयर होल्डर्स हैं। तो ये इसके प्रिंसिपल्स हैं कुछ जो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सीखेंगे। एक बच्चा कह रहा है CSR। बेटा CSR मैंने अभी बताया, कस्टमर के साथ सपोर्ट एंड रिलेशनशिप, कस्टमर सपोर्ट एंड रिलेशनशिप। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो है कल्चर। देखिए बेटा, कल्चर क्या चीज़ है? हमारे इर्द गिर्द कुछ चीज़ें एक रूटीन में होती रहती हैं, और जब वो रूटीन में होती रहती हैं तो आप जो है वो क्या करते हैं, आप रूटीन में होती चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। वो कल्चर बन जाता है, नॉर्म्स बन जाती हैं। मिसाल के तौर पे हमने किसी शादी में जाना है, तो शादी में जाना है तो ज़रा ज़र्क वर्क से कपड़े पहन के जाने हैं। अगर हमने किसी अफ़सोस करने जाना है तो हमने ज़रा सादा कपड़े पहन के जाने हैं। तो ये क्या बन गया हमारा कल्चर। ये कल्चर ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर भी होता है कि मीटिंग में जाने का क्या तरीका है, लिबास कैसा होता है मीटिंग में जाने के लिए। और इसका बड़ा अहम ताल्लुक होता है कल्चर का किसके साथ? स्ट्रक्चर के साथ। कल्चर का स्ट्रक्चर के साथ बड़ा अहम ताल्लुक होता है कि कल्चर और स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या है, ये भी हम यहाँ बयान करेंगे। तो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वन बाय वन आते जाएंगे और मैं इनको डिस्कस करता जाऊंगा। यहाँ कोई थोड़ा बहुत अगर एक आध टॉपिक रह भी जाए, आपने घबराना नहीं है, इसको आगे चल के हमने डिटेल में देखना है, यानी एक एक टॉपिक पे बहस करनी बकायदा है, एक एक टॉपिक पे लेक्चर्स होने हैं। आज सिर्फ मैं इसको एक गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि जब आप कोर्स आउटलाइन पढ़ें तो आपको कुछ समझ आ जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर हम कल्चर और स्ट्रेटेजी को लिंक करते हैं। हम कल्चर ऐसा बनाते हैं जैसी स्ट्रेटेजी होती है, जैसे हिकमत अमली होगी वैसा ही हमारा कल्चर बनाया जाएगा। अच्छा, और ये बड़ी पावरफुल चीज़ है, याद रखना। जब आप देखते हो, ये बड़ी अमली और बड़ी पावरफुल चीज़ है। जैसे अगर आप किसी जो है वो शिप के कैप्टन हो, तो देखो किसी किताब में नहीं लिखा कि जो कैप्टन है वो सबसे पहले बाकी सारों को, अगर अगर शिप डूब रहा है तो पैसेंजर्स को पहले एग्जिट कराएगा और खुद बाद में वहां से एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है, ये कल्चर है। इसी तरह कोई जो है आपका एयरक्राफ्ट है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, उससे में कोई मसला हो जाए तो पायलट लास्ट में निकलेगा, पहले पैसेंजर निकलेंगे। कल्चर है। तो कल्चर बड़ा पावरफुल होता है। वो बात जो हमें कानून नहीं सिखा सकता, वो बात जो हमें कानूनन नहीं बनाई जा सकती, वो कल्चर से बनाई जा सकती है। आप देखिए, हमारी फौज है, कोई बंदा आर्मी ज्वाइन करता है तो वहां पर जब आप जाते हैं तो क्या होता है कि आपको ऐसी बुक्स पढ़ाई जाती हैं जैसे मूसा बिन नसैर, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है जी, और बड़े बड़े जर्नलों के वाकयात, ताकि आपके अंदर वो बहादुरी पैदा हो जाए। इसको हम कहते हैं कल्चर, कि जो चीज़ आपको सिखानी है वो उस माहौल में सिखा दी जाए। जैसे आपके पेरेंट्स आपको नमाज पढ़नी सिखा देते हैं, कैसे सिखाते हैं? वो वक्त पे उठ के खुद नमाज पढ़ते हैं, घर का माहौल ऐसा हो जाता है, आप भी वैसे हो जाते हैं। तो ये कल्चर है। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे हम जब बात करते हैं तो इसका बिल्कुल ये लास्ट एरिया आ जाएगा आपका मैनेजमेंट रिलेशनशिप का। यहाँ पे आप देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट आप जानते हैं, चपकलश, नाराजगी। तो ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है जी, बिल्कुल हो जाता है। वैसे तो आमतौर पे पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जिनका मकसद ये होता है कि बहस करके कोई अच्छा नतीजा हासिल किया जाए, बहस करके कोई अच्छी आउटकम लाई जाए। लेकिन बाज़ औक़ात ये कंस्ट्रक्टिव नहीं भी होते। इसलिए हमें समझना ज़रूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजूहात क्या होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाए तो उसे मैनेज कैसे किया जाता है, ताकि आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी बन सकें। और एक वो होता है ना, फ्लेम, फ्लेम में नहीं डायरेक्ट आ जाते, बल्कि
कोशिश करना है कि अपनी आप को एज अ प्रोफेशनल आगे लेके चलना है, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना आना चाहिए। फिर आप जो है जब एक अच्छी पोजीशन पे आते हैं, तो बहुत सारी जगह पे जाके आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे मामलात को डील करना पड़ता है, निगोशिएट करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है जाके लोगों से। तो आपके अंदर निगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। वो ऐसे ही कि अगर आप अच्छे निगोशिएटर हैं, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो आप हमेशा विनिंग पोजीशन में आते हैं, यानी हर कॉन्ट्रैक्ट को डील करने जाते हैं और वहां पे जाके एक अच्छी बार्गेन करके कंपनी के लिए एक विनिंग सिचुएशन पैदा करते हैं, विक्ट्री वाली सिचुएशन पैदा करते हैं। तो ये चीज हमने आपको सिखानी है कि कैसे विक्ट्री बनती है, कैसे विन करते हैं आप चीजों को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब देखिए आप जो है बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे आप कह रहे हैं अटेंडेंस होगी नहीं होगी, ये ज़रा बाद की बातें उसे हम देख लेंगे। अच्छा, तो ये है कि जो कल्चर है और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से मैंने ये आगे चल के बात होगी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना जी? तो इसको ठीक कर लीजिए, सही है जी? अच्छा, तो जब आप इसको कहते हैं, अच्छा, अब एक बात जो स्टूडेंट यहाँ पे बार-बार एक, हाँ, एक सवाल है, सीएसआर, ठीक है, सीएसआर। जी, सीएसआर जो है ये आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपका है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही टॉपिक है और वो भी एथिक्स के साथ रिलेटेड है कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो इसको हम देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ आगे और बात करता हूँ इसके लास्ट एरिया के ऊपर, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, जब आप बात करते हैं ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट पे, तो यहाँ पर हमें अंदाज़ा, पहले मैंने बात जैसे की थी, देखिए, एक जो बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज़ टू मस्ट एग्जिस्ट इन एन एनवायरनमेंट। इसको एक माहौल में एग्जिस्ट करना है, एक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करना है। उस एनवायरनमेंट में एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। वो कैसे? देखिए, आपका घर जहाँ प्रिवेल करता है, इर्द-गिर्द का माहौल मैटर करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। अगर आपके आस-पड़ोस में लोग अच्छे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पे भी पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही बिज़नेस भी जिस माहौल में प्रिवेल करता है, उस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट बिज़नेस पे आता है। और ये एनवायरनमेंट क्लासिफ़ाई होती है। मिसाल के तौर पे, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक माहौल में काम कर रहे होते हैं, एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो आप उसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं, एक मैक्रो एनवायरनमेंट, एक माइक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट वो है जिसके अंदर मुल्क का मुआशी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। और जो उसका जो है माइक्रो एनवायरनमेंट है, उसमें कंपेटिटर कौन-कौन है, इंडस्ट्री कैसी है, इंडस्ट्री में कस्टमर कैसे हैं, बैंक्स कैसे हैं, ये सारे का सारा आ जाता है। तो हम सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसको देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट वाइज देखते चले जाते हैं और ये देखते हैं कि माहौल जो है इसके अंदर क्या फैसले हो सकते हैं। देखिए, जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो एनवायरनमेंट पे बड़ा गौर करते हैं कि माहौल कैसा जा रहा है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको यहाँ दे देता हूँ एनवायरनमेंट के हवाले से। वो ये है कि यू कैन से दैट, वो ये है कि अगर आप ये कहो कि एक कंपनी है, हमर कंपनी ऑफ अमेरिका, तो वो एक बहुत बड़ी जीप बनाते थे। फ्यूल महंगा होता गया, उनकी 8 सिलेंडर कार छोटी होती 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 4 सिलेंडर कार बन गई। तो इसको कहते हैं इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने डिसीजन को लेना। तो ये है जिसको आप कहते हैं इन्वायरमेंट के साथ इसको रिलेट करना। अच्छा, तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। जो बच्चे छोटे-छोटे टॉपिक्स को कहते हैं कि सर ज़रा दोबारा बता दें, जैसे एक बच्चा नेगोशिएशन, नेगोशिएशन बातचीत, किसी के साथ डील करना। लेकिन मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि बेटा अभी सिर्फ मैं कोर्स आउटलाइन को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, फिर मैं एक-एक टॉपिक को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा आगे चल के। तो ये सारी बातों पे एक-एक लेक्चर होगा बाकायदा, या 2-2 3-3 लेक्चर होंगे, तो ये सारी बातें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएँगी आपको। अच्छा, अभी सिर्फ आप आज जो है वो सुन लीजिए। तो फिर आगे इंशाल्लाह जो है वो हम करेंगे बात। अच्छा बच्चों, अब आ जाती टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस ब्रोकन इनटू मेनी टाइप्स। You see, some of them are service organization, some of them are manufacturing goods organization, जैसे एक कंपनी टोयोटा कार बनाती है, एक कंपनी जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन या प्राइवेट हॉस्पिटल डेवलप करती है। तो इसकी
इस तरह के कुछ टाइप्स हैं। कुछ कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं, या कुछ कंपनीज कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ताल्लुक एग्रीकल्चर के साथ है, कुछ का माइनिंग के साथ है। तो इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं जिसको आगे चल के हम देखेंगे। अच्छा, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं तो बात आ जाती है यहाँ पर कि हम जो है गवर्नेंस एंड रेगुलेशंस को देखेंगे। जैसे कि आपने 11th टॉपिक देखा, ये पिछले वाले की थोड़ी डिटेल आ गई यहाँ पे कि गवर्नेंस कैसे करनी, कंपनी को चलाना कैसे है। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा सवाल कर रहा था, मैंने इसलिए रोक लिया था कि आगे ये फिर आएगा। तो किस तरह से हमने लेके इसको चलना है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर ये प्रिंसिपल्स ना होते तो ये कंपनीज जो है प्रिवेल नहीं कर सकती, यानी उन्हें असूलों पर नहीं चल सकती। इसका ऑडिट कैसे कराना है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह बनेगी, किन असूलों पे बनेगी, कब फॉरवर्ड की जाएगी, तो ये सारी चीज़ें जो है हम गवर्नेंस एंड रेगुलेशंस में पढ़ेंगे। तो ये एक शॉर्ट सा रिव्यू मैंने कर दिया, जिसके अंदर मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ गवर्नेंस क्या है और ये सारी चीज़ें। तो मैं इन चीज़ों को आगे चल के डिटेल में आपके साथ बात करूंगा और एक एक टॉपिक को जो है अलग अलग से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जिस चीज़ को मैं आपके सामने अब रखने वाला हूँ, कोर्स आउटलाइन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद, अभी तक अगर आप देखें तो अपना जो हमारी टॉपिक्स हमने सोचे थे आज डिस्कस करने के लिए, उसके अंदर टीचर का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन था, कोर्स का इंट्रोडक्शन था, ये दोनों जो है हमने कर लिए। अब थोड़ी सी बात हो जाए इस हवाले से कि एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है। देखिए आप बच्चे ये जानते हैं कि ये एक ऐसा पेपर है जो कि एमसीक्यूज बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। इसके अंदर एक बात बड़ी नुमाया और वाज़ह है, वो ये है कि एग्जामिनर जो है वो आपको अबाउट 70 क्वेश्चन देता है जो एमसीक्यूज की शक्ल में होते हैं। इनके मार्क्स डिफरेंट हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि हम जब किसी क्वेश्चन को पढ़ें तो वी मस्ट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है और वो कैसे समझ आएगी, व्हेन वी रीड द क्वेश्चन केयरफुली। और ये जो इसमें समझने वाली बात है वो ये है कि जब आप कॉन्सेप्ट्स को मुकम्मल तौर पे समझते हो तभी आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर में तो ऐसा हो जाता है कि सवालात की गुंजाइश एक मुनासिब हद तक होती है, और जब आप उन्हीं सवालात का आंसर देंगे तो अगर तो वो आपको आते हैं तो आप कर लेंगे, और लकीली आते हैं कर लिए, नहीं आते तो मसला पड़ गया। लेकिन जब पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होता है तो एग्जामिनर के पास एक वाइटल चॉइस होती है, एक बड़ी चॉइस होती है। वो हर जगह से सवाल पुट कर सकता है, वो हर जगह से सवाल पुट कर सकता है और हर कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व कर सकता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जा सकता। हर टॉपिक का तफसीली और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है बड़ी जरूरी है। पैनिक सक्सेसफुल नहीं हो सकती, और इसको पढ़ने का तरीकाकार यही है कि हर स्टूडेंट अपने लिए शॉर्ट नोट्स डायरी बनाए, लेकिन इन शॉर्ट नोट्स इस तरह के हों जिनको रिवाइज भी वो जल्दी कर ले। लेकिन इसके अंदर एक बात जो है वो ज़रूरी ये है कि उनको रिवाइज भी करें, वो ज़्यादा लंबे भी ना हो जाएं और उसके अंदर कोई पॉइंट छूटे भी ना, सारे पॉइंट्स उसके अंदर हो, तो तभी आप इसको सक्सेसफुली कर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम एटीट्यूड, देखिए बात तो छोटी सी है जो आज है, तो टू अर्ली टू टेल, आगे चल के मैं आपके साथ काफ़ी दफ़ा बात करूंगा पेपर के हवाले से। लेकिन ये छोटी सी बात बड़ी अहम है कि इंसान का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स गोइंग पेपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर आप पेपर देने जा रहे हैं और पिछली रात आप जागते रहे और आपने खूब हार्ड वर्क किया, तो शायद पेपर देना मुश्किल हो जाए। ये भी मैटर करता है कि पेपर से पिछली रात आप कितने रिलैक्स हुए हैं, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर में तो ब्रेन चलेगा तो बात चलेगी। और अगर आप कई रातों से जाग रहे हैं तो फिर पेपर सॉल्व करना भी मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये बड़ा पैटर्न वाली बात है कि आप अपनी जो स्टडी रूटीन है उसे फॉलो करें, और जब पेपर आए उस वक्त आपकी हर चीज़ तैयार हो ताकि आप जल्दी से रिवाइज करके अपने आप को रिलैक्स मोड में लेकर जाएं। अभी हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो मैं आपको बड़ी तफसील से बात करूंगा कि पेपर को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा।
तो ये जो आपके सवालात हैं, मैं इनको इंशाल्लाह जैसे से आगे चलेंगे तफसील के साथ बात करते जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ हम इंशाल्लाह जो है बात करते जाएंगे, और आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके स्लाइड नोट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, और इसका लिटरेचर भी आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे कि आपको इसको कहाँ से पढ़ना है, इसलिए इसमें टेंशन वाली बात ना लीजिए। अब देखिए, एक बात जो आम तौर पे होती है, कभी भी हम कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई अगर फेल हो जाए तो ज़ाहिर हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो देखते हैं कि क्या वजूहात होती हैं। देखिए, एक बात तो ये है कि एक आम सी बात ये होती है स्टूडेंट्स की कि इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम थी। देखिए, प्रैक्टिस जो है, अगर आप पूरी क्लासेस अटेंड करते हैं तो हर क्लास में रूटीन में प्रैक्टिस ऐड की होती है, डिटेल भी होती है, प्रैक्टिस भी होती है। आप फुल टाइम यूटिलाइज नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, पेपर जल्दी दे के आ जाते हैं, ये भी एक वजह होती है। यहाँ आप पेपर के दौरान कहते हैं जी पेपर आउट ऑफ कोर्स था। अब पेपर आउट ऑफ कोर्स किसे लगेगा जिसने पूरा पढ़ा नहीं हुआ। और वैसे भी जब हम पेपर में जाते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि बिल्कुल हर सवाल वैसे ही उसी लैंग्वेज में आ जाएगा। उसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड है। और जो स्टूडेंट ये सोचेगा कि आउट ऑफ कोर्स है वो तो उसे सॉल्व ही नहीं कर सकेगा। आपको हर सूरत ये एतमाद होना चाहिए कि जो चीज़ मैं पढ़ के गया हूँ पेपर उसी में से आया है, और मुझे उसी में से सॉल्व करना है। और असाइनमेंट्स जो टीचर ने दिए हैं अगर वो मुकम्मल करेंगे तो फिर आप गो थ्रू करेंगे। अगर ऑनलाइन कोर्सेज में आम तौर पे लेट आना या क्लास को लेट ज्वाइन करेंगे तो पास का टॉपिक मिस हो जाएगा। टॉपिक तो छोटे से छोटा पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू बन सकता है, ट्रू एंड फॉल बन सकता है। लिहाजा अगर आप टाइम पे नहीं आते तो फिर आप डील नहीं कर सकते। एब्सेंट ड्यू टू कज़न मैरिज, ये चीज़ें जो है ये प्रोफेशनल स्टडीज़ में मैटर नहीं करती। इस तरह के भी सवालात अक्सर देखने में आते हैं कि आप कई कई दिन जो है वो दूसरों की शादियों को सेलिब्रेट करने गए हुए हैं, तो प्रोफेशनल स्टडीज़ में ये चीज़ें नहीं चलती। कुछ टॉपिक्स को मिस कर देना, सिलेक्टिव स्टडी करना, ये भी नहीं चलता। ये भी बाज़ औक़ात जो है फेलियर का बाइस बनता है। तो ये वो चीज़ें हैं, लेट आना, कोर्स को मुकम्मल ना पढ़ना, रिक्वायरमेंट को ना समझना, प्रेशर लेना, और लॉन्ग टाइम तक कोर्स को छोड़ देना, रेगुलर स्टडी ना करना। ये चीज़ें अक्सर सवालात का बाइस जो है बनती हैं, और फिर ये हमारी तरफ फेलियर्स को ले आती हैं। अच्छा, अब जहाँ तक सवाल है जो आप बात कर रहे हैं इस हवाले से कि देखिए जो आप मेरा टीचिंग मेथड है वो क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट बात है। मैं आपके साथ मल्टीमीडिया बेस्ड लेक्चर्स की बात करूँगा। आई विल ट्राई टू बी एन इंटरैक्टिव लेक्चर। नेक्स्ट आगे चल के मैं सवालात आपके ज़रूर साथ साथ एड्रेस करूँगा। अच्छा, आप वैसे भी मेरे से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और डिटेल पूछ सकते हैं लेटर ऑन भी। उसके बाद जैसे आज का लेक्चर था तो हमने शुरू में ही तय किया कि हमें क्या क्या पढ़ना है आज। तो उसी तरह हम हमेशा इसको इसी तरह लेके चलेंगे कि साथ साथ हम देखते जाएंगे कि जो कंटेंट्स हैं आज के क्या हैं। प्रीवियस लेक्चर का एक रीकैप ज़रूर किया करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। आउटलाइन ऑफ करंट लेक्चर वो शुरू में ही जैसे आज थी इसी तरह हुआ करेंगी। डिस्कशन ऑन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स चलेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, बल्कि हैं ही सारे के सारे वो। क्लास एक्टिविटीज साथ साथ थोड़ी बहुत हम ऐड करते चले जाएंगे। क्लास एक्टिविटीज इसलिए कि आपका इंटरेस्ट भी बरकरार रहे और आप साथ ही साथ इसको जो है पिक भी करते जाएं। और एंड पे हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स कर देंगे कि जो कुछ हमने पढ़ा है वो क्या था, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो अहम थी, और हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे। तो ये सारी बातें आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अब जो हमने ये तय कर लिया कि किस तरह से हम पढ़ेंगे, तो मैंने बताया मल्टीमीडिया से चलेंगे, रिकैप करेंगे लेक्चर को, आपके सवालात को आंसर करेंगे, क्लास एक्टिविटी ज़रूर साथ रखेंगे, और कंक्लूड करेंगे अपने लेक्चर को विद एवरी लेक्चर। और हर लेक्चर के स्टार्ट में प्रीवियस लेक्चर के बारे में ज़रूर थोड़ी बहुत बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये किस तरह से होगा, मैं इसका सिर्फ एक एग्जाम्पलरी सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। आमतौर पे हम ये करेंगे कि ऑलमोस्ट 60% या 60-65% टाइम जो है वो कॉन्सेप्ट्स को देंगे, और जो
40% टाइम है वो हम रखेंगे अपने MCQs के लिए और अपने पेपर की प्रैक्टिस के लिए। ये जो प्रैक्टिस होगी, ये जो MCQs होंगे, ये आपको जो है वो साथ ही साथ उसी वक्त हम उसको आंसर करते जाएंगे, तो इसमें ये होगा कि साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। अच्छा, और आपको ऑनलाइन मैं साथ साथ एक्टिविटी कराता जाऊंगा और डिटेल में टॉपिक जो है वो डिस्कस होते जाएंगे, और फिर साथ ही साथ उसके मुतालिक जो पेपर क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ में शेयर करता जाऊंगा कि ये सवाल इस तरह से बन सकता है, ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, ये क्वेश्चन इस तरह से आया है। अच्छा, तो इस तरह से हम करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर पेपर के क्वेश्चन का अंदाज़ा आपको कैसे होता है? देखिए, हम जब भी स्टूडेंट पेपर दे के आते हैं, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, वहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं और हम उनको फिर उस हिसाब से डील करते हैं, और हर अगली दफ़ा फिर हम इसको इन्वॉल्व करते हैं, जिससे रेट ऑफ सक्सेस जो है आपका वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाता है। अब जो है टीचिंग मेथडोलॉजी जो होगी वो इस तरह से होगी कि जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मैं एक डिटेल बता रहा हूँ। अभी मैं बता नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ाऊँगा। डिटेल रखी, उसकी तफसील बयान की, तफसील बताने के बाद वो टॉपिक समझ आ गया, उसके मुतालिक एक आधा क्वेश्चन पुट कर दिया, आप लोगों से उसका आंसर मांग लिया और फिर उसका करेक्ट आंसर सामने रख के आपको बता दिया कि बाकी ऑप्शन गलत क्यों थे। फिर रिपीट कर देता हूँ, एक दफ़ा डिटेल सामने रख दी, स्ट्रक्चर क्या है, जैसे एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर है, इसको मैं पढ़ाऊँगा, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, डिटेल बताऊँगा, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रख दूँगा कि जनाब ये सवाल आया है, आएगा इसके मुतालिक या बनता है, आप ज़रा इसमें से राइट ऑप्शन पिक कर लीजिए। आप उसमें से राइट ऑप्शन पिक करेंगे, मैं आपसे फिर पूछूँगा 2-4 लोगों से और फिर करेक्ट आंसर आपके सामने रख दूँगा। इस तरह हमें अंदाज़ा होगा कि हम बात को किस हद तक समझ रहे हैं, और जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट में कोई मसला होगा, उसको मैं साथ ही साथ जो है रेक्टिफ़ाई करता जाऊँगा, करेक्ट करता जाऊँगा। तो ये इस तरह से हम इसको जो है वो स्टडी को करेंगे और पढ़ेंगे। अब जहाँ तक सवाल है हमारे इस मामले का कि हम इसको किस तरह लेके चलते हैं। देखिए, पढ़ने के 2 तरीके यहाँ पे सीखिए। एक तरीका ये होता है कि टीचर कोर्स पढ़ाता है, डिटेल बताता है। उस डिटेल को आप समझते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर कोर्स का एक रीकैप होता है और थिर्डली एग्ज़ाम टेक्निक्स होती हैं। अब जो कोर्स कंप्लीशन होती है, इसके अंदर आम तौर पे टीचर का जो तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि वो हर कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस करता है और उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करता है। जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने आपके सामने रखी सारी की सारी बात कि पहले मैंने डिटेल डिस्कस की है, फिर उसके बाद सवाल डिस्कस किए उसके मुतालिक। लेकिन जब हम रिवीजन में आते हैं, तो रिवीजन में ये होता है कि हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं। हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं। कोई क्वेश्चन आपके सामने रखा, फिर आपसे पूछा कि किस टॉपिक के मुतालिक है, और वो टॉपिक मोस्ट स्टूडेंट को समझ आया, किसी को नहीं पता किस टॉपिक से, तो उस टॉपिक में ले गए स्टूडेंट को और फिर उस टॉपिक की डिटेल बता दी। यानी आप यूं समझ लीजिए कि पहले टॉपिक, फिर उसका क्वेश्चन। जब हम कोर्स पढ़ रहे हैं, जब रिवाइज कर रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन और फिर डिटेल में जाते हैं, और लास्टली 2 या 3 सेशन जो है हम 2 या 3 सेशन जो है वो हम करते हैं एग्जाम टेक्निक्स के ऊपर। अब जो एग्जाम टेक्निक का सवाल है, एग्जाम टेक्निक्स के अंदर हम इस बात को ज़ेरे बहस लाते हैं कि जो हमारी एग्जामिनेशन टेक्निक्स होती हैं, हम 2 से 3 सेशन इसके ऊपर लाजमी रखते हैं, और एक स्टूडेंट जब इन टेक्निक्स को लर्न कर लेता है, तो अपने उसी नॉलेज के साथ जो है, आप देखते हैं कि वो उसी नॉलेज के साथ जो है कम से कम अपने पेपर में 5, 7, 8 मार्क्स भी बढ़ा जाता है, यानी उसके सक्सेस के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा है जो हम करते हैं। अब देखिए, यहाँ तक आने तक मैंने जो आपके साथ डिटेल आज शेयर की हैं, एक तो इंट्रोडक्शन कराया टीचर का, कोर्स का, फिर आपके साथ मैंने डिस्कस किया पैटर्न ऑफ पेपर के हवाले से, और फिर मैंने आपके साथ बात की है जो है रिगार्डिंग द कि क्यों हम इसको सक्सेस अगर नहीं ले पाते, और अगर सक्सेस लेनी है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसका मेथड क्या होगा।
तो देखिए एक आध स्टूडेंट का सवाल ये है कि क्या डिटेल टॉपिक कल से शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल, डिटेल टॉपिक कल से शुरू हो जाएंगे। कल पहला टॉपिक ही मैं आपके साथ मैनेजमेंट का शेयर करूंगा। लेकिन आज का टॉपिक या आज की सारी बहस जो आप स्टूडेंट्स के साथ मैंने रखी या मैंने डिटेल डिस्कस की, उसका मकसद ये है कि जो कोर्स आउटलाइन या कंटेंट आपके सामने है, इनमें से कुछ तो आपको पता हो कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, कौन सा टॉपिक जो है उसमें मैं क्या डिटेल आपके साथ डिस्कस करूँगा, किस तरह करूँगा। तो इसलिए मेथड का आपको पता होना चाहिए था, इसलिए आज का सेशन हमने ज़्यादा इसी पे रखा है। देखिए, एक चीज़ जो यहाँ पे मैं सम अप करते हुए बताता चलूँ। देखिए, बात ये होती है कि जितने भी हमारे कोर्सेज़ होते हैं, ये हर कोर्स जो है बड़ा सोच समझ के इसमें पैराफैमिलिया में ऐड किया जाता है और इसके एक अपने आउटकम होते हैं। आज की जितनी भी बहस थी उससे आपने अंदाज़ा किया होगा कि ये कोर्स आपको जो समझाने में मदद देगा, सबसे पहली चीज़ आपको ये बताएगा कि मैनेजमेंट क्या चीज़ है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसकी थ्योरीज़ क्या हैं, इसके थॉट्स क्या हैं, ये समझने में आपको हेल्प देगा। देखिए, बाकायदा मैनेजमेंट के कुछ थॉट्स बनाए गए हैं, कुछ असूल बनाए गए हैं। मिसाल के तौर पे सबऑर्डिनेट को कैसे कंट्रोल करना है, सबऑर्डिनेट से काम कैसे लेना है, काम लेने का तरीकाकार क्या है, रिले और फिर उसके साथ-साथ आपको ये बताया गया है क्वालिटी कंट्रोल्स कैसे होंगी, बाकी मामलात, ये सारी की सारी बातें जो है हम थ्योरी में सीख जाते हैं। फिर इसके साथ-साथ ये भी बात आ जाती है कि हम ये भी देखते हैं कि आप लोग जो हैं, वो किस तरह से जो है लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप मैनेज करेंगे, वर्किंग कैसे लेके चलेंगे, काम को किस तरह मैनेज करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं, वो आपके साथ होती हैं। स्टूडेंट का एक सवाल मेरे साथ ये था कि जो मैं पढ़ाऊँगा उसकी स्लाइड आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल, ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर करेंगे, आपको सेंड करेंगे और तकरीबन हर लेक्चर के नोट्स भी आपको सेंड करेंगे। और जो बुक है वो सॉफ्ट फॉर्म में जो मेरे पास चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से भी आप स्टडी कर सकेंगे। और ये जो कोर्स है, जो पहला हिस्सा है, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो दी टॉप क्लास बुक इज़ मैनेजमेंट बाय स्टीफन पी रॉबिन्स, मैनेजमेंट बाय स्टीफन पी रॉबिन्स। तो इस बुक को आप ले सकते हैं। और हाँ, ये याद रहे कि आपके नॉलेज के लिए आप वहाँ से कोई कंटेंट पिक करके नहीं कह सकते जी ये कंटेंट आपने नहीं किया, मैं अपनी कोर्स आउटलाइन फॉलो करूँगा। ये किताब आपकी चॉइस के लिए है, चूँकि आप चाहते हैं कोई किताब, तो दिस इज़ अ गुड बुक फॉर रीडिंग। अच्छा, अब रही बात, ये पता चल गया बेटा स्टीफन पी रॉबिन्स। तो मैं कल के लेक्चर में डिटेल में इसका नाम वगैरह भी आपको लिख के सेंड कर देता हूँ या अभी नोट्स में सेंड कर दूँगा, लिखा हुआ है मेरे पास, कंपोज़्ड है इसी स्लाइड में। तो एक चीज़ ये आ गई कि हमने ये कहा कि जी बिहेवियर कैसे मैनेज करना है अपना। और आपने देखा होगा एक बच्चे का सवाल था कि सर ये गवर्नेंस क्या चीज़ है? देखिए बेटा, गवर्नेंस मैंने आपको अभी बताया है कि गवर्नेंस जो है ये प्रिंसिपल्स हैं कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसको चलाने का तरीकाकार क्या है और इसके डायरेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर कुछ असूल और ज़ाब्ते बनाए गए हैं। उन असूल और ज़ाब्तों के अंदर रहते हुए उन्हें इसे मैनेज करना है। तो इस चीज़ को हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर द टाइम बीइंग कह सकते हैं। अ, अब आ गई बात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सवाल बच्चे ने किया हुआ है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो ताल्लुक है वो ये है कि जिस तरह हम एक मुल्क के शहरी हैं और ज़िम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लॉज़ और प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं वो माशरती तौर पे कुछ असूल की पाबंद हैं। वो क्या असूल हैं? वो असूल ये हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस मुल्क के कानून का एहतराम करेंगी, पहली बात। उनकी जिस मुल्क में हम काम कर रहे हैं उसकी आइडियोलॉजी जिसकी बुनियाद पे वो बना है उसको चैलेंज नहीं करेंगे, उसको ओबे करेंगे। और वहाँ पर कोई अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे जो उनके असूल और ज़ाब्तों के खिलाफ हो। तो फिलहाल मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि स्लाइड थ्रू ईमेल, जी ईमेल के थ्रू आएंगे आपको। तो जब तक लॉकडाउन है, बुक अवेलेबल नहीं है, तो तब तक आपको वो बुक एसेंशियल नहीं है, रीडिंग के लिए है। और मैं आपको जो है स्लाइड सेंड करूंगा, नोट्स दूंगा, मैं कह रहा हूँ आपसे। तो नोट्स आ जाएंगे, यानी आप जब तक लॉकडाउन में, आपका हर मैटर हमने सॉल्व करके रखा हुआ है बाकायदा इसके लिए। मैं तो आज आपके सामने है, हम तो तकरीबन पिछले कोई 2 माह से 3 माह से, इसी 2 माह से जब से ये प्रॉब्लम हमने सुनी और स्टार्ट की, तब से हम इसका सोल्यूशन ढूंढने चले हुए हैं।
और पिछले 2 या 3 वीक से कंसिस्टेंटली कई मीटिंग्स कर चुके हैं और आपके सॉल्यूशन दरियाफ्त नहीं कर चुके, बना चुके हैं। इसलिए इसमें कोई आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए इस मामले में। हम हर चीज़ को ज़िम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैनेज करेंगे और ये ज़िम्मेदारी हमारी है जब तक ये मामलात हैं। हाँ, जहाँ मटीरियल खरीदा जा सकेगा मैं आपको खुद बता दूँगा। क्वेश्चन कोशिश किया करें बेटा, ट्राई टू राइट इन इंग्लिश बिकॉज वी आर यू आर राइटिंग उर्दू इन द रोमन लैंग्वेज आर इन द अल्फाबेट्स, इट्स डिफिकल्ट टू रीड फॉर मी, सॉरी, आई एम सॉरी टू से। ज़रा थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप या इंग्लिश में ही लिख दें ताकि वो फिर मेरे लिए पढ़ना आसान है। मैं आम तौर पे ये नहीं पढ़ पाता सर, जो स्लाइड आपने कहीं थी ये नहीं मुझे पढ़ा जाएगा। बहरहाल मैं जो समझा हूँ मैं ये कि ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको मैं सेंड कर दूंगा, आपने इसके मामले में बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी। यही स्लाइड जो मैं पढ़ाऊंगा ये आपको मैं दे दूंगा। और दूसरी चीज़ जो है, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा हुआ है फिर निगोशिएशन पे। मैंने बताया कि डिटेल में बात करूंगा आगे चल के, लेकिन जो निगोशिएशन का मामला है मैं आपको बता देता हूँ कि जब ऑर्गेनाइजेशन के कई मामलात होते हैं जिसके अंदर मैनेजर को भेजा जाता है, जाएं जी आप इसके ऊपर बातचीत करके आए, निगोशिएट करके आए। लेट्स से आपका लेस्को के साथ कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपने मैनेजर को भेजते हैं कि लेस्को के सीईओ के साथ मिल के आओ और उससे बात करके आओ इस इशू पे। तो ये आप जब जा रहे हैं तो ये निगोशिएशन है। यहाँ हम आपको स्किल सिखाएंगे कि किसी निगोशिएशन में जाने से पहले क्या प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह तैयारी की जाती है, किस तरह सारे पॉइंट और केस को स्टडी किया जाता है। तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके अलावा जहाँ तक आपकी क्लास एक्टिविटी है, मैं क्लास एक्टिविटी आपके साथ ही करूँगा, क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा, आपसे जवाब माँगूँगा, आप उसको रीड करेंगे, बकायदा टाइम दिया जाएगा और फिर उसके बाद उसका करेक्ट आंसर आपके साथ शेयर किया जाएगा और फिर ये भी बताया जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है और गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। और फिर इसको सॉल्व करने के तरीके भी बताए जाएंगे कि बाज़ औक़ात कोई टर्म होती है, उसका आंसर कैसे मिलता है और जब आंसर ना मिल रहा हो तो सही आंसर ना मिले तो गलत आंसर ढूँढने शुरू कर दो। जितने गलत ढूँढोगे उतने ऑप्शन आपके फिर पीछे कम रह जाएँगे। यानी एजुकेटेड गैस की तरफ जाना शुरू कर देता है इंसान। ये टेक्निक्स बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक हो गया? तो ये सारी की सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के लेक्चर की जो आउटकम थी, मेरा इंट्रोडक्शन एज़ अ टीचर अल्हम्दुलिल्लाह वी डन। कोर्स आउटलाइन का इंट्रोडक्शन वो कर दिया, पेपर पैटर्न भी बताया, ये भी बताया कि आपने इसे पास कैसे करना है और अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी भी आपके सामने रख दी। अब मेरे पास क्लॉक है उसके मुताबिक आई हैव जस्ट 1 मिनट लेफ्ट। मैं जल्दी से इसको वाइंड अप कर देता हूँ। कल इंशाल्लाह पहला टॉपिक शुरू करूँगा, व्हाट इज़ मेंट बाय मैनेजमेंट। तो वाइंड अप करते हुए एक स्लाइड आपके साथ शेयर करते हैं। वो स्लाइड जो है वो क्या है? वो हमारा एक स्लोगन है और वो स्लोगन क्या है? वो स्लोगन ये है कि मोर यू स्वीट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन द फाइट। जितना आप ट्रेनिंग में स्वीट होंगे उतना आप मैदान जंग में जख्मी कम होंगे। और एक बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। जो लोग क्विट करते हैं वो जीतते नहीं हैं, हालात जैसे भी हों, लॉकडाउन हुए हों, सोशली हम बाउंड हो लिमिटेशंस में, इससे भी बड़े अल्लाह ना करे, तो तब भी क्विटर्स कभी विन नहीं करता और विनर कभी क्विट नहीं करता। मुसलसल जद्दोजहद का नाम ही विनिंग स्पिरिट है और इसी से हम अपनी कामयाबी हासिल करते हैं और यही एज अ प्रोफेशनल हमें आपको मैसेज देना और सिखाना है। तो hope this is the outcome of the lecture of today, which is I have placed on the last slide, जो मैंने बिल्कुल लास्ट स्लाइड पे रखी है आपके लिए। तो ये जो है आपके सामने मैंने रख दी। बाकी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपके साथ साथ हम डिस्कस करते चले जाएंगे और एक एक टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड, आपने बात जो है वो समझ ली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।